हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। Within what time period must an aggrieved woman file a written complaint of sexual harassment? तो जो सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है विमेन के साथ, तो उसकी कंप्लेंट कितने टाइम पीरियड में एग्रीव्ड वुमेन जो है, जो पीड़ित महिला है, वो कब कर सकती है? तो ये जो फाइल किया जाएगा वो विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इंसिडेंट। तो जब इंसिडेंट हुआ है उसके 3 महीने के अंदर, या फिर सीरीज में हुआ है तो ऐसे लास्ट इंसिडेंट होगा सीरीज का, तब उसके 3 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। ये मेंशन किया है सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 के तहत। चलिए देख लेते हैं हम। धारा 9 सबसेक्शन 1 में लिखित शिकायत दायर करने की सीमा 3 माह रखी गई। कई घटनाएं हो तो समय सीमा अंतिम घटना की तारीख से गिनी जाती है। नेक्स्ट है, if aggrieved woman cannot make a written complaint herself, who must assist her in writing the complaint? अब अगर जो पीड़ित महिला है, एग्रीव्ड वुमेन है, अगर वो खुद कंप्लेंट नहीं कर पा रही है, नहीं लिख सकती है, तो उसको कौन असिस्ट करेगा कंप्लेंट लिखने के लिए? तो यहाँ पे जो असिस्ट करने वाला मेंबर होगा वो होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ इंटरनल कमिटी और चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द लोकल कमिटी और इंटरनल कमेटी। तो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर सकता है, या फिर इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के मेंबर, चेयरपर्सन ये असिस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 फर्स्ट प्रोविजो बोलता है, रिक्वायर्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मेंबर ऑफ आईसी और चेयरपर्सन, मेंबर ऑफ द एलसी टू गिवन रीजनेबल असिस्टेंस टू हेल्प द वुमेन मेक द कंप्लेंट इन राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द कमिटी एक्सटेंड द 3 मंथ लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट? अब कंप्लेंट फाइल करने के लिए क्या होता है, इंसिडेंट होता है, उससे 3 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल करनी है, तो क्या उसके अलावा भी एक्सटेंड किया जा सकता है टाइम पीरियड? तो यस, क्या अलावा भी टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है। तो फॉर रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ मोर मंथ, मतलब 3 महीने से और ज्यादा तक नहीं बढ़ाया जा सकता। 3 महीने ऑलरेडी है और 3 महीने तक और बढ़ाया जा सकता है। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 सेकेंड प्रोविजो बोलता है, अलाउ द इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी टू एक्सटेंड टाइम अप टू अनदर 3 मंथ्स इफ सेटिस्फाइड सर्कमस्टेंसेस प्रिवेंटेड फाइलिंग अर्लियर। ठीक है, तो जो रीजन है वो राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो प्रोवाइजो बोलता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 का, कि जो इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी परिस्थितियों को देखकर और लिखित कारण देते हुए वो 3 माह से अधिक नहीं होगा, मतलब अप टू 3 मंथ्स और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एग्रीव्ड वुमन इज डेड और फिजिकली और मेंटली इनकैपेसिटेड, हु मे फाइल द कंप्लेंट ऑन हर बिहाफ? अब अगर वो डेड हो गई है या इनकैपे उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है, तो उसकी हेल्प कौन करेगा, मतलब उसके रिप्रेजेंटेशन कौन कर सकता है, उसके बिहाफ पे कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? तो उसके बिहाफ पे हर लीगल हायर और सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो उसका लीगल हायर है वो इसमें कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में बोला गया है कि यदि पीड़िता सक्षम नहीं है तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी या नियमों के अनुसार अन्य व्यक्ति शिकायत कर सकता है। नेक्स्ट है, मे द इंटरनल और लोकल कमिटी अटेम्प्ट कंसिलिएशन बिफोर इंक्वायरी? तो यहाँ बोला है कि जो इंटरनल कमिटी है और लोकल कमिटी है, क्या वो समझौता करा सकती है? मतलब जो कंप्लेन आई है ना, तो जांच शुरू करने से पहले क्या यहाँ पर समझौता कराया जा सकता है? तो यस, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्रीड वुमेन बट नो मॉनेटरी सेटलमेंट अलाउड, है ना। अगर रिक्वेस्ट कौन कर रही है, अगर पीड़ित जो है उसने विनती की है तो उसके विनती पर ये कंसिलेशन किया जा सकता है, लेकिन पैसे में निपटारा नहीं होगा यहाँ।
सेक्शन 10 इसके बारे में बताता है। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में बोला गया है कि आईसीएलसी जो कमेटी है पीड़िता की मांग पर जांच से पहले समझौता कर सकती है, पर मौद्रिक निपटान जिसे आधार बनाया जाए मना है, ये नहीं किया जा सकता है। Section 10 subsection 1 authorizes ICILC to attempt conciliation before initiating inquiry only at the aggrieved woman's request. The proviso explicitly forbids monetary settlement as basis of conciliation. तो monetary रूप में conciliation नहीं किया जा सकता है। Next question. If the respondent violates the terms of a recorded settlement, what should the committee do? अब अगर कंसिलेशन हो गया है, उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसकी कॉपीज वगैरह जो है, जैसे सेक्शन 10 के ही सबसेक्शन 2 से लेकर 4 तक के जो क्लॉज दिए उसमें ये बोला गया है कि समझौता हो गया है तो क्या करेगी कि कमिटी क्या करेगी, रिकॉर्ड कर लेगी सेटलमेंट को, उसको फॉरवर्ड कर देगी एम्प्लॉयर्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को और कॉपी देगी एग्रीड वुमेन को, रिस्पोंडेंट को, और उसके बाद कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं की जाएगी। ठीक है, ये किया जाएगा। अब अगर सेक्शन 11 बोलता है कि अगर रिस्पोंडेंट वॉयलेट कर देता है उस सेटलमेंट रिकॉर्डेड सेटलमेंट की टर्म्स को, तो फिर कमेटी क्या करेगी? तो कमेटी क्या करेगी? प्रोसीड टू मेक एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट और फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस। तो वो शिकायत की जांच करेगी या फिर पुलिस को ये कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देगी। तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में बोला गया है कि इफ द एग्रीड विमेन इन्फॉर्म्स द कमिटी दैट सेटलमेंट टर्म्स वर नॉट कंप्लाइड with the committee must proceed with inquiry और फॉरवर्ड कंप्लेंट टू पुलिस। तो अब यहाँ पे अगर वापस से उसके साथ कुछ हेरेसमेंट किया जा रहा है, ऐसा है ना, सेक्सुअल हेरेसमेंट किया जा रहा है, उसने टर्म्स जो दी थी वो वायलेट कर दी गई है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, वो इंटीमेट कर देगी और फिर कमिटी को, और कमिटी फिर उसका इंक्वायरी आगे चालू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। What special action is required where the complainant is a domestic worker and prima facie case exists? तो यहाँ ये पूछा गया है कि अगर कंप्लेन जिसने की है वो डोमेस्टिक वर्कर है, घरेलू कामगार है, उसने शिकायत करी है और प्राइमा फेसी क्या है, केस बन रहा है, एग्जिस्ट है, एविडेंस ऐसे हैं जिससे शो हो रहा है कि प्राइमा फेसी ऐसा हुआ है, तो फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर जो होगा वहाँ पे जो लोकल कमिटी है मस्ट फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस विद इन 7 days फ्रॉम द रजिस्टरिंग ऑफेंस अंडर आईपीसी सेक्शन 509 एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजन। तो यहाँ पे क्या होगी, जो लोकल कमिटी है वो 7 दिन के अंदर पुलिस को कंप्लेंट सेंड करेगी। तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में ये बोला गया है। इसमें कहा गया है घरेलू कामगार के मामले में यदि प्राथमिकी बनती है तो लोकल कमिटी को 7 दिनों के भीतर शिकायत पुलिस को भेजकर आईपीसी की उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज करना चाहिए। तो 7 दिन के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, what power does the internal or local committee have for the purpose of inquiry and what is the time limit of complete the inquiry? तो इंक्वायरी करने के लिए लोकल कमेटी और इंटरनल कमेटी के पास मतलब जो पावर है, क्या पावर है, और वो टाइम लिमिट को क्या कितने टाइम पीरियड में उसको इंक्वायरी कर सकती है। तो जांच के उद्देश्य से इंटरनल और लोकल कमेटी के पास किन किन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है और जांच कितने दिनों में पूरी करनी है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है पावर जो है वही जो सिविल कोर्ट के पास है, सीपीसी के अंतर्गत वही है, समनिंग विटनेस, रिक्वायरिंग डिस्कवरी, प्रोडक्शन और है ना डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंक्वायरी टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 days। तो यहाँ पर जो है इंक्वायरी 90 दिन के अंतर्गत करनी है और सारी पावर वही है जो एक सिविल कोर्ट के पास पावर है वही इनके पास होगी। ठीक है, तो सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 में ये बोला गया है। अब देखिए हमको यहाँ पे था कि कंप्लेंट फाइल करने के लिए क्या बोला गया था, विद इन 3 months, जब इंसिडेंट हुआ है उससे 3 months के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल हो जानी चाहिए। कंप्लेंट जब से फाइल हुई है तो कंप्लेंट फाइल होने के 90 दिन के अंतर्गत ये पूरी प्रोसीजर को, इंक्वायरी को, प्रोसीजर नहीं इंक्वायरी को खत्म करना है।
सेक्शन 11 सबसेक्शन 3 में जो समिति है उसको सिविल अदालत जैसी शक्तियां दी गई है, जैसे समन, इन्फोर्स अटेंडेंस, एग्जामाइन ऑन ओथ, रिक्वायर डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड पावर्स। और ये पूरी प्रोसेस जो होगी वो इंक्वायरी की जो प्रोसेस होगी वो 90 डेज में करनी होगी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी और रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द एग्रीड वुमेन विच ऑफ द फॉलोइंग में द इंटरनल कमिटी रिकमेंडेड टू द एम्प्लॉयर। मतलब जांच चल रही पेंडिंग है, चल ही रहा है, और अगर कोई पीड़ित महिला ने लिखित अनुरोध किया है इंटरनल कमिटी को कि तो नियोक्ता से कौन सा सुझाव दे सकती है। तो यहाँ पर जो है ट्रांसफर ऑफ द एग्रीड वुमन और रिस्पॉन्डेड टू एनी अदर वर्क प्लेस। मतलब यहाँ पूछा गया था कि पेंडेंसी अगर जो प्रोसेस चल रही, इंक्वायरी चल रही, वो पेंडिंग है ना, और यहाँ पे अगर एग्रीड वुमेन रिक्वेस्ट करती है रिटर्न में कि मुझे कहीं और ट्रांसफर कर दो, है ना, तो यहाँ पर क्या कर सकती है, तो इंटरनल कमिटी से कंप्लेंट रिक्वेस्ट करनी होगी। तो इंटरनल कमिटी एम्प्लॉयर को रिकमेंड कर सकती है, क्या रिकमेंड करेगी कि वो ट्रांसफर कर दे एग्रीड वुमेन और रिस्पोंडेंट को टू एनी अदर वर्क प्लेस। या तो वुमेन को जो पीड़ित है उसको कर दो, या फिर जो रिस्पोंडेंट है जिसके खिलाफ, अगर क्योंकि वो वहाँ का एम्प्लॉई है, अगर जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई तो या तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 बोलता है अलाउज ICLC को ऑन अ रिटर्न रिक्वेस्ट बाय द एग्रीड वुमेन टू रिकमेंड ट्रांसफर ऑफ ईदर पार्टी और ग्रांट लीव अप टू 3 months और अदर प्रिस्क्राइब्ड रिलीफ। The committee recommends employer implements. It cannot itself dismiss or impose क्रिमिनल पेनल्टी। तो धारा 12(1) के तहत जांच के दौरान अगर लगता है तो पीड़ित के लिखित अनुरोध पर पीड़िता या उत्तरदाता का ट्रांसफर सुझा सकती है, या 3 माह तक छुट्टी दे सकती है, या अन्य निर्धारित राहत सुझा सकती है, पर डायरेक्ट ना क्रिमिनल जैसे दंड नहीं दे सकती है। दंड देने का प्रावधान, क्योंकि सिविल कोर्ट की पावर है, तो दंड नहीं दिया जा सकता। Next question. After completion of inquiry, within how many days must the ICLC provide the inquiry report to the employer और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। पूछा गया है कि जो इंटरनल कमेटी है और लोकल कमेटी है वो इंक्वायरी होने के बाद कितने दिनों में एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिपोर्ट भेजेगी, कितने दिनों में उसको जांच की समाप्ति से कितने दिनों के भीतर रिपोर्ट भेजनी होगी। तो रिपोर्ट 10 दिन के भीतर भेजनी होगी। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 इसके बारे में बताता है कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 रिक्वायर्स द ICLC टू फर्निश its finding report within 10 days from the completion of inquiry and make it available to concerned parties। और concerned parties को ये रिफर किया जाए। Next question. If the committee finds the allegation proved, which of the following action may it recommend? अब जो इंटरनल कमिटी और जो कमिटी इंक्वायरी कर रही है लोकल कमिटी, अगर वो फाइंड उनको मिलता है कि ऐसे एलिगेशन जो लगाए गए थे वो सही है, ऐसा हुआ था, है ना, सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ था, तो वो क्या करेंगी, तो वो क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं ट्रीट सेक्सुअल हेरेसमेंट एज अ मिसकंडक्ट एंड टेक एक्शन अंडर सर्विस रूल। तो सर्विस रूल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर दुराचार मानकर सेवा नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दूसरा क्या किया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम रिस्पोंडेंट सैलरी एन अप्रोप्रिएट सम टू बी पेड टू एग्रीड वुमेन। तो एग्रीड वुमेन को पैसा दिया जाएगा, और वो कहाँ से कटा जाएगा, रिस्पोंडेंट की सैलरी से। क्या है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ। और अगर कमिटी फाइंड करती है कि एलिगेशन प्रूव नहीं हुआ है, ये तो प्रूव्ड हो गया तो ये चीज होगी, नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्या रिकमेंड करेगी वो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या एम्प्लॉयर है उसको रिकमेंड करेगी कोई एक्शन की जरूरत नहीं है, और वहीं पे वो मतलब ये प्रूव नहीं हुआ है तो यहाँ पे अब आगे फर्दर कोई एक्शन कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 के फर्स्ट और सेकंड क्लॉज में ये बोला गया है कि समिति सेवा नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने और उत्तरदाता के वेतन से पीड़िता को मुआवजा काटने की सिफारिश कर सकती है। यदि वेतन से कटौती संभव न हो तो उत्तरदाता से भुगतान कराना और असफल रहने पर इसे राजस्व बकाया करने के
लिए आगे भेजना संभव है। मतलब पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि उसकी सैलरी से काटेंगे, अगर संभव नहीं हो पाया कि सैलरी से नहीं काट सकते हैं तो फिर उसका भुगतान एक मतलब रिवेन्यू जो राजस्व वसूला जाता है उस तरीके से, लैंड रिवेन्यू जो है उसके एरियर की रिकवरी जैसे कही की जाती है उस तरीके से इसको रिकवर किया जाएगा। नेक्स्ट है, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट द एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक्ट अपॉन द कमिटीज रिकमेंडेशन। अब कमिटी ने जो भी रिकमेंडेशन दिया तो कितने टाइम पीरियड के अंतर्गत उसको उस पर काम करना होगा, है ना, सिफारिश मिलने के कितने दिनों की कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो ये विद इन 60 डेज, ऑप्शन सी 60 डेज के अंदर ये काम होना चाहिए। Section 13, subsection 4 mandates employer or district officer to act on the committee's recommendation within 60 days of receipt। जिस दिन रिसिप्ट हुआ उससे 60 दिन के भीतर इस पे काम होना चाहिए। If the committee concludes that the complaint is malicious or false, what may it recommend? अगर कमिटी को लगता है कि ये झूठा था, जानबूझकर झूठी ये कंप्लेंट की गई थी, तब फिर क्या करेगी कमिटी? तो जो कमिटी वो करेगी कि रिकमेंड एक्शन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट अंडर एप्लीकेबल सर्विस रूल आफ्टर इंक्वायरी करने के बाद पता पड़ता है कि ये तो झूठी ऐसी कंप्लेंट की गई थी, झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो कंप्लेंट के अगेंस्ट है ना एक्शन लेने के लिए रिकमेंड किया जाएगा और सर्विस रूल में जो भी नियम दिए गए उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ये सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में बोला गया है कि सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 परमिट्स ICLC टू रिकमेंड एक्शन अगेंस्ट पर्सन हु फाइल मैलिशियस और फॉल्स कंप्लेंट और प्रोड्यूस फॉर्ज्ड एविडेंस इन अकॉर्डेंस विद द सर्विस रूल्स, बट ओनली आफ्टर ड्यू इंक्वायरी होने के बाद ही, टू एस्टेब्लिश मैलिशियस इंटेंट। mere inability to substantiate does not attract action। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फर्जी और ये सब प्रूफ हो जाता है कार्रवाई करने के बाद तो ही एक्शन होगा। सिर्फ प्रमाण नहीं दे पाए हैं, है ना, जो प्रूफ देने थे वो नहीं दे पाए, उसको प्रूफ नहीं कर पाए, तो उस आधार पर ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर झूठा निकलता है तो फिर यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड द कमिटी डू इफ एनी विटनेस गिव्स फॉल्स एविडेंस और प्रोड्यूस फॉर्ज्ड और मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग इंक्वायरी, है ना। तो इंक्वायरी के दौरान अगर कोई झूठे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या एविडेंस प्रोड्यूस किया गया है ना, जालसाजी वाले दिए, भ्रामक टाइप के दिए हैं, तो फिर क्या किया जाएगा? तो रिकमेंड अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट द विटनेस एम्प्लॉयर अंडर सर्विस रूल। फिर यहाँ पे वो विटनेस के विरुद्ध भी मतलब एक्शन लिया जाएगा। Section 14 subsection 2 empowers committee to recommend appropriate action against a witness who gives false evidence or produce forged or misleading documents, action following service rules as prescribed procedure। Next question है, which factor must the committee consider while determining compensation under section 15? तो section 15 compensation के बारे में बात करती है। तो अब कंपनसेशन डिसाइड किया जा रहा है तो कमिटी किन किन चीज़ों को, किन किन फैक्टर्स को ध्यान रखेगी उसके बारे में पूछा गया है। तो कमिटी जो रखेगी, मेंटल ट्रोमा, लॉस ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी, मेडिकल एक्सपेंसेस, रिस्पोंडेंट्स इनकम एंड फेसिबिलिटी ऑफ लमसम और इंस्टॉलमेंट्स। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए कंपनसेशन डिसाइड किया जाएगा। सेक्शन 15 स्पेसिफाई करता है फैक्टर्स जिसमें मेंटल ट्रॉमा और पेन और सफरिंग कितनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए पैसा कैलकुलेट होगा। लॉस इन करियर अपॉर्चुनिटीज, उस वजह से उसको मतलब इतना मेंटल वो करा है, हरास कर दिया है, जो भी है सेक्सुअल हरासमेंट के कारण वो इतने मेंटल टॉर्चर हुआ है जो, और तो वहाँ पर उसको करियर की अपॉर्चुनिटीज में क्या लॉस हुआ है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। मेडिकल एक्सपेंसेस क्या लगा, फिजिकल भी जो भी उसको हार्म हुआ है उसके लिए। इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ रिस्पोंडेंट, अब जो रिस्पोंडेंट है उसका स्टेटस भी ध्यान रखा जाएगा कि वो दे भी पाएगा कि नहीं। अगर अच्छा लमसम पैसा रख दिया और वो दे ही नहीं सकता है तो वहाँ पे उसकी भी कंडीशन देखी जाएगी।
ठीक है। फिर ये भी देखा जाए कि एक साथ पैसा दे सकता है कि इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। तो ये सब गाइड है जो कंपनसेशन को डिसाइड करते वक्त ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज सेक्शन 16 प्रोहिबिट्स रिगार्डिंग कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग। धारा 16 शिकायत और जांच कार्रवाई के संबंध में क्या निषेध करती है? तो पब्लिकेशन और कम्युनिकेशन टू पब्लिक, प्रेस और मीडिया ऑफ कंप्लेंट कंटेंट्स, आइडेंटिटी, एड्रेस ऑफ पार्टीज, कंसिलेशन, इंक्वायरी इंफॉर्मेशन, कमिटी रिकमेंडेशन एंड एक्शन टेकन। तो इस टाइप के जो भी अगर कुछ होता है तो यहाँ पर मतलब सारी चीज छुपा के रखी जाएगी, उसको पब्लिश नहीं करना है, कम्युनिकेट नहीं करना है ना, न्यूज़पेपर या मीडिया में नहीं लाना है, नाम छुपा के रखना, उसके कंटेंट, कमिटी ने क्या सजेशन रिकमेंडेशन दिया, क्या एक्शन टेकन लिया है, तो ये सब चीजों को मतलब इसका प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा, पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 16 मैंडेट करता है। गोपनीयता सुनिश्चित करती है शिकायत, है ना। तो यहाँ पे है कि सेक्शन 16 मैंडेट्स स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, कंप्लेंट कंटेन आइडेंटिटीज, एड्रेस ऑफ एग्रीड वुमेन, रिस्पोंडेंट एंड विटनेस, कंसिलेशन और इंक्वायरी डिटेल्स, कमिटी रिकमेंडेशन एंड एक्शन टेकन मस्ट नॉट बी पब्लिश्ड फॉर communicated to public or press or media. However, information about justice secured may be disseminated without disclosing आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर लॉ दैट कुड लीड टू आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो मतलब किसी भी रूप में बतानी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जैसे कुछ डिसीजन होते हैं तो वहां पे पहचान बताए बगैर क्या डिसीजन हुआ है उस केस के बारे में मामला बता सकते हैं। पहचान किसी की भी आइडेंटिटी नहीं पता पड़े, ऐसे इस तरीके से वो उसको बताया जा सकता है। नेक्स्ट है, what is the consequences for a person interested to handle complaint or inquiry if they publish or disclose confidential information। अगर सेक्शन 16 का कॉन्ट्रावेंशन हो गया है ना, जो डिस्क्लोज नहीं करना था उसको डिस्क्लोज कर दिया गया है, तो फिर क्या होगा, उसको जो गोपनीय रखना था तो क्या होगा, तो यहाँ पे लाइबल होगा वो फॉर पेनल्टी एज पर एप्लीकेबल सर्विस रूल्स और प्रिस्क्राइब मैनर। सेक्शन 17 में बोला गया है कि उसको पेनल्टी के लिए वो लाइबल हो जाएगा। धारा 17 के अनुसार जिसने भी शिकायत या जांच जो देख रहा था, है ना, इंटरेस्टेड था वो पर्सन जो, और धारा 16 को उल्लंघन किया है तो वो लागू सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित पद्धति से दंड का पात्र होगा, तो उसको पेनल्टी देनी होगी। नेक्स्ट है, if a person is agreed by the committee's recommendation or by non-implementation, within what time must an appeal be preferred। अब कमिटी ने कोई डिसीजन दिया है तो वहां पर अगर वो कोई एग्रीव्ड है उससे तो वो कितने टाइम पीरियड में अपील कर सकता है, तो विद इन 90 डेज में यहाँ पे अपील की जा सकती है। सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 बोलता है कि दैट एन अपील shall be preferred within 90 days of the recommendation, the manner follow सर्विस रूल और प्रिस्क्राइब, जो भी प्रोसीजर होगी वो सर्विस रूल में दी गई है उसको फॉलो करना होगा। सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 में बोला है अपील कितने दिन में होगी, कमिटीज की जो रिकमेंडेशन है ना कि वो रिकमेंड किया है तो उसको फॉलो करना है, तो यहाँ एग्रीड जो भी होगा अगर उस रिकमेंडेशन से तो वो अपील कर सकता है 90 डेज के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एम्प्लॉयर फेल्स टू इम्प्लीमेंट internal committee recommendations, which authority monitors such non implementation as per section 20। तो जो सिफारिशें दी गई थी वो लागू नहीं हो रही, एम्प्लॉयर नहीं करता है ना, तो इसकी कौन इसकी निगरानी करेगा, तो यहाँ पे जो निगरानी करने वाला ऑफिसर होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो यहाँ पर इसकी जांच करेगा। तो सेक्शन 20 सबसेक्शन ए, सेक्शन 20 क्लॉज ए बोलता है, वेस्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर टाइमली सबमिशन ऑफ एलसी रिपोर्ट। तो वो ये देखेगा कि एलसी अपने टाइमली रिपोर्ट को सबमिट कर रहा है कि नहीं, और टेक मेजर्स, जो भी जरूरी है वो मेजर्स ले रहा है कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज द सुपरवाइजरी अथॉरिटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है जो ये देखेगा कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको इंश्योर कराने के लिए कि इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, इसलिए इसको ये एक सुपरवाइजरी
ऑफिसर होगा। हु मस्ट प्रिपेयर एंड सबमिट द एनुअल रिपोर्ट रिफर टू इन सेक्शन 21। सेक्शन 21 में जो एनुअल रिपोर्ट है बनाई गई है वो कौन सबमिट करेगा, प्रिपेयर कौन करेगा और सबमिट कौन करेगा। तो यहाँ पे जो प्रिपेयर करने वाला और सबमिट करने वाला है इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी, ठीक है। Section 21, subsection 1 mandates that each calendar year the internal committee or the local committee shall prepare an annual report in the prescribed form and submit it to the employer and the district officer। तो यहाँ पे कमिटी को क्या करना होगा, ये एनुअल रिपोर्ट बनानी होगी और प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और सबमिट किसको करेंगे, एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये सबमिट करेंगे सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 के तहत। What must an employer include in the organization's include in its organization's annual report under section 22। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी कंपनी होती है, उसको हर साल एक अपनी एनुअल रिपोर्ट बनानी होती है ना। जो भी ये कमिटी है ना, एनुअल रिपोर्ट होती है। और जिस जिस कंपनी में ये सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए जो ये कमिटी होती है, लोकल कमिटी या इंटरनल कमिटी बनाई जाती है, जनरली इंटरनल कमिटी के नाम से कंपनी में बनाए जाते हैं। तो इंटरनल कमिटी उस मतलब जो भी कंप्लेन आएगी वो इंटरनल कमिटी के पास आती है। तो यहाँ पर उन्हें अपने एनुअल रिपोर्ट में कंपनी को, जो एम्प्लॉयर है उसको ये शो करना होगा कि कितने मतलब कितने केस फाइल हुए थे सेक्सुअल हरेसमेंट से और उनका डिस्पोजल कितना है हो गया है, मतलब कितने केसेस के डिस्पोजल हो गए। तो ये चीज शो करना जरूरी होता है। तो द नंबर ऑफ केस फाइल्ड अंडर द एक्ट इफ एनी एंड देयर डिस्पोजल। तो अगर कोई केस फाइल हुए हैं तो उसके नंबर इसमें मेंशन करना होगा एनुअल रिपोर्ट में, और उनके साथ ही साथ डिस्पोजल भी बताना होगा कि डिस्पोजल हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो ये मस्ट है ये करना। Section 22 requires the employer to include in its annual organizational report the number of cases filed under the Act and how they were disposed. Where no organizational report is prepared, the employer must intimate such numbers to the district officer। और अगर ऐसा एनुअल रिपोर्ट तैयार नहीं किया गया है तो फिर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को इसके बारे में बताना होगा। Next question. Under section 24 clause A, what publicity measures may be appropriate government take? तो गवर्नमेंट क्या मतलब सरकार जो है वो किस तरह के प्रचार या जागरूकता के कदम उठा सकती है सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग। तो वो क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं IEC, मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग जो है वो डेवलप कर सकती हैं। ट्रेनिंग मटेरियल एंड ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम अबाउट द एक्ट, ताकि जनता इस बारे में जागरूक हो सके, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन दिया जाएगा, ट्रेनिंग मटेरियल होगा और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे। तो ये सरकार के को करना होगा सेक्शन 24 क्लॉज ए के तहत। Next question. Under section 25 subsection 1, what powers does the appropriate government have regarding inspections and information? धारा 25 सबसेक्शन 1 के तहत उपयुक्त सरकार के पास, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास निरीक्षण और सूचना के संबंध में क्या शक्तियां हैं। तो वो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण कर रही है ना, इंफॉर्मेशन मांगना चाह रही है, तो वो क्या कर सकती है, कॉल एनी एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर to furnish required information and authorize officer to inspect records and workplace by written order। तो वो क्या बोल सकती है, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं एम्प्लॉयर से भी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बोल सकती है कि वो इंफॉर्मेशन शो करे, दिखाए, ठीक है, रिकॉर्ड्स चेक कराए, और रिटर्न ऑर्डर के थ्रू ये किया जा सकता है सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 के तहत। तो इसमें उपयुक्त सरकार को सार्वजनिक हित या महिलाओं के हित में आवश्यकता होने पर किसी भी नियोक्ता या जिला अधिकारी से लिखित जानकारी मांगने और निरीक्षण हेतु अधिकारी भेजने का अधिकार देती है। निरीक्षक अपनी रिपोर्ट आदेश में तय समय में देंगे, जितना टाइम पीरियड बोला गया उतने में वो दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What must every employer and district officer do when an inspection officer डिमांड्स डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 2? अब अगर जो ऑफिसर भेजा गया है उसने अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे तो नियोक्ता या जो एम्प्लॉयर या जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसको क्या करना होगा? तो वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस ऑन डिमांड ऑल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन देयर कस्टडी रिलेवेंट टू द इंस्पेक्शन। जो इंस्पेक्शन से रिलेटेड जो भी है इंफॉर्मेशन वो देना होगी। नेक्स्ट है, what is the maximum fine for an employer who fails to comply with certain provision? अब जो प्रोविजन को फॉलो करना थे वो अगर एम्प्लॉयर फॉलो नहीं करता है, फेल हो जाता है, तो उसको कितना जुर्माना देना होगा? तो उसको 50,000 तक का जुर्माना देना होगा, ऑप्शन बी। Section 26 subsection 1 prescribe that where an employer fails to constitute an internal committee. Section 4 में बोला इंटरनल कमिटी बनाने का, अगर वो फेल हो जाता है, फेल टू टेक एक्शन अंडर सेक्शन 13, 14, 22, तो इसके अंतर्गत जो कार्रवाई करने के लिए बोला है वो अगर मतलब जो काम करने के लिए बोला है अगर उसको करने में फेल होता है और कॉन्ट्रावेंस और अबेट द एक्ट, ठीक है, या फिर एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, तो वो पनिशेबल होगा विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 50,000, जो 50,000 तक एक्सटेंड किया जा सकता है। सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 में बोला है मैं अगर वो करता है फर्स्ट टाइम तो 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इनहांस्ड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अ रिपीट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 26 सब सेक्शन 2? अगर फिर से वो कन्विक्शन मतलब कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है ना, तो फिर से क्या उसको पनिशमेंट होगा? इनहांस पनिशमेंट कितना हो? दोष सिद्धि हो गई है, कन्विक्ट हो गया है, पर ये दूसरी बार हुआ है, तो फिर वो क्या उसको सजा दी जाएगी? तो उसकी जो सजा होगी ट्वाइस द पनिशमेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम and possible cancellation or withdrawal or non renewal of license or registration required for business। तो बिजनेस के जो भी उसके लाइसेंस वगैरह हैं, जो भी परमिशन वगैरह ली थी, रिन्यूअल था, वो सब फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। सेक्शन 26 सबसेक्शन 2, Section 26 subsection 2 states that on subsequent conviction for the same offence, the employer may face double the punishment and governmental or local authority may cancel or withdraw license registration necessary to carry on the business, thereby stronger deterrent। अगर वो सब्सिक्वेंट वापस से करता है तो फिर उसके सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे लाइसेंस वगैरह, और जो पनिशमेंट है वो डबल हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, दुगना, लेकिन मैक्सिमम लिमिट को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 27 सबसेक्शन 1 हु कैन मेक अ कंप्लेंट विच लीड्स टू कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट? मतलब कौन यहाँ पे कंप्लेन करेगा तभी कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेगा? तो यहाँ पे जो कंप्लेन करने वाला है द एग्रीड वुमन और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी। इंटरनल कमिटी लोकल कमिटी के द्वारा ऑथराइज कोई पर्सन है वो, या फिर एग्रीड वुमन ने कंप्लेन की है, तभी यहाँ पे कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। Section 27 subsection 1 clarifies that no court shall take cognizance of offence under the act except on the complaint made by the aggrieved woman or a person authorized by ICLC to do so। ठीक है, तो यहाँ पे उनके कंप्लेंट होने के बाद ही लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about offense under the act is true as per section 27? तो ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, क्या है? एनी मजिस्ट्रेट कोर्ट कैन ट्राई ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। एनी, तो एनी तो नहीं होगा यहाँ, ठीक है। नो कोर्ट inferior to metropolitan magistrate or judicial magistrate first class shall try such offense and every offense is non cognizable। तो ये राइट ऑप्शन है कि यहाँ पे जो कॉग्निजेंस लेने वाला मजिस्ट्रेट होगा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट होगा या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, वो ट्राई करेंगे इस ऑफेंस का, और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा।
Section 27 subsection 2 bars court inferior to a metropolitan magistrate or judicial magistrate of first class from trying offence under the act. Section 27 subsection 3 states every offence under this act shall be non-cognizable, that is police cannot arrest without complaint. चलिए, यहाँ हमारा एक्ट खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, कोई सजेशन देना चाहे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा। ओके, थैंक यू।